दोस्तों, पहली चिंगारी की 253 एपिसोड में खुश आमदीद। उम्मीद है ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगी। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मैंने थोड़ा चलते हुए नीचे देखा तो मुझे खुद से शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि नीचे ट्राउजर में से मेरा साजो सामान का पूरा सेट वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था। मुझे अगर पहले मालूम होता तो मैं फुल वक्त प्रीति से दूसरा ट्राउजर शर्ट या ट्रैक सूट लाने का कह देता, मगर पहनने के बाद इस सूट की क्वालिटी का इल्म हुआ था। प्रीति भी कमरे में मौजूद नहीं थी, जिसे मैं कह देता कि कोई और ट्राउजर शर्ट ला कर दे, ये मैं सोने के वक्त पहन लूंगा। वैसे तो इस सूट में मैं खुद को बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था, मगर इस हाल में प्रीति के सामने जाते हुए मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। लेकिन प्रीति ने खुद मुझे ये पहनने के लिए दिया था, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। ये सोचकर मैं कमरे से निकलने की बजाय बेड पर बैठ गया। बेड पर बैठते हुए मैं गद्दे में धंस गया। तभी कुछ याद आने पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ पड़ी जब दिल्ली के 5 स्टार होटल में शोखी से बेड पर गिरा था और गद्दे में धंसते हुए दोनों बाजू ऊपर करते हुए चीखा था, ओए पकड़ो मुझे। माजो की बात दोहराकर मुस्कुराहट से हंसी तक बात आ गई और अगले ही लम्हे माजो की याद आने पर मेरा चेहरा मुरझा गया कि ना जाने वो किस हाल में होगा। इससे पहले कि मैं मजीद अपने साथियों के बारे में सोचता, दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक कर दरवाजे की जानिब देखते हुए बोला, यसकम उन दरवाजा खुला तो क़यामत खेज मंजर देखने को मिला। मैं तो दरवाजे में खड़ी प्रीति से नजरें हटाना भूल गया। काले रंग का लॉन्ग गाउन नाइट ड्रेस पहने कोयले की कान में को नूर लग रही थी। प्रीति के लिहाज से गाउन काफी खुला ढला था, जिसमें इसका जिस्म तो नुमाया नहीं हो रहा था, मगर खुलते गुलाब के मानिंद इसका चेहरा देखकर उसके चेहरे से ही नजरों को हटाने के लिए मेरा दिमाग आमादा नहीं हो रहा था। इस दौरान मैंने एक चीज नोट की कि प्रीति ने जब मुझे अपने हसन का असीर होते महसूस किया तो वो जानबूझकर चंद कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बोली, वाओ सर, आपकी तो लुक ही चेंज हो गई है। लग ही नहीं रहा कि आप वही यासिर सर हैं जो कुछ देर पहले सरदार के रूप में मेरे साथ बातें कर रहे थे। मैं प्रीति से नजरें हटाकर दोबारा इसकी तरफ देखकर बोला, आप मुझे बारे में अच्छे से जानती हैं कि मैं कौन हूँ। मनमय्यत कौर ने मुझे हिंदू रूप में देखा था, फिर भी वो मेरी असल हकीकत से वाकिफ हो गई थी और मैंने भी इससे कुछ नहीं छुपाया था। हालांकि मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर इसे अपनी असल हकीकत के बारे में आगाह किया था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। आप मुझे सिख सरदार के रूप में देख रही हैं, मगर मेरी असल हकीकत के बारे में आप पहले से जानती हैं। ये रूप बदलना मेरी मजबूरी है। ना तो मैं ज्यादा देर एक जगह रुक सकता हूँ और ना ही ज्यादा देर तक मैं एक रूप में रह सकता हूँ। मगर आप अब मुझे जिस रूप में देख रही हो यही मेरा असली रूप है। मेरे मजहब के बारे में भी आपको बखूबी इल्म है। ये कहकर मैं हल्का सा मुस्करा कर बोला, वैसे कमाल की बात नहीं कि आपके देश में मुझे गद्दार समझा जाता है और आप मुझे हॉट कह रही हैं। प्रीति मुस्कुराते हुए मेरे करीब आकर बैठ गई और बोली, मैंने पहले भी कहा था कि जो जज्बात, जो फीलिंग मनमय्यत कौर की आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपके साथ गुजरे उन हुसैन लम्हों के बाद आपके बारे में जो भी फीलिंग थी, आपके बारे में बातें सुन सुनकर मैं भी बन गई थी। और आप खुद सोचें, जो लड़की आपके बारे में सुनकर आपकी फैन हो गई थी, आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपसे बातें करके इसकी फीलिंग किया होगी। प्रीति की बातों ने इसे पूरी तरह तैयार कर दिया था। खरबूजा छुरी के नीचे आया था। इसको चिंगारी लगाने की देर थी, मगर मैं जल्दबाजी में छेवरे पिन में अपना वो म्यार नहीं गिराना चाहता था जो मनमय्यत कौर ने मेरी तारीफों के पिल बांधे हुए थे। प्रीति के दिल और दिमाग में मेरा म्यार बनाया था। मैं सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए बोला, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके दिल में मेरी इतनी इज्जत है, वरना जिस मुख से मैं ताल्लुक रखता हूं, आपके हिंदुस्तान के दिलों में हमारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि पाकिस्तानी होना भी गद्दार कहलाता है। जबकि मैं आपके सामने हूं, मेरे बारे में सब कुछ जानती भी हैं। देख ले कहां से मैं आपको गद्दार लगता हूं। हम तो प्यार बांटने वाले लोग हैं। दुश्मन भी एक बार हमारी मुस्कुराहट देख ले तो सब कुछ भूलकर इसे गिले लगा लेता है। प्रीति बोली, सर, मुझे ना तो आपके मजहब पर एतराज है और ना ही आपके पाकिस्तानी होने पर, बल्कि मुझे तो इस बात से भी कोई एतराज नहीं कि आप यहाँ किस मकसद से रह रहे हैं। हाँ, मुझे मनमय्यत कौर ने इतना जरूर बताया था कि आप किसी मिशन के तहत यहाँ आए हैं, मगर उसने ये नहीं बताया था कि आप किस मिशन के तहत यहाँ आए हैं। मुझे तो सर आपके मिशन से भी कुछ लेना देना नहीं है और ना ही मुझे आपके मिशन के बारे में जानने की जरूरत है। मेरा ताल्लुक सिर्फ आपकी जात से है और मैं इतना जानती हूं कि आप जिंदा दिल, रहम दिल और लोली इंसान हैं, वरना पहली मुलाकात में ही आप प्रीति की रग रग में खून की मानिंद ना दौड़ते।
प्रीति हर बार आखिर में ऐसी बात कर जाती जिससे वो मुझे कुछ कहने पर उकसाती है, मगर मैं पूरा खोचल था। गर्म गर्म खाना कब का छोड़ चुका था, अब तसल्ली से ठंडा करके खाने का शौक ही बन गया था। इसलिए मैं अभी रोमांटिक मौजू पर आने की बजाय प्रीति की बात का उलट जवाब देता हुआ रोमांटिक से इमोशनल टॉपिक की तरफ बात ले जाता था, ताकि इसे एहसास हो कि इसने यासिर के बारे में जो सुना था वैसा ही पाया। यासिर बातों में लगाकर डाइनिंग रूम से बेड तक ले जाने में भी बहुत टाइम लगाता है और फिर बेड से वॉशरूम तक जाने में भी बहुत टाइम लगाता है। प्रीति खाने का याद आने पर बोली, अच्छा छोड़ें ये बातें, बाद में होती रहेंगी, ये बताएं खाना उधर ही खाना है या बाहर? मैंने कंधा उचक्का कर कहा, जैसे आपको मुनासिब लगे। प्रीति मुस्कुरा कर अदा से बोली, प्लीज सर, मुझे आप कहने की बजाय मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब करें तो मुझे दिली खुशी होगी। ओ मैं जवाब में मुस्कुराते हुए बोला, और अगर आप मुझे सर की बजाय अकेला यासिर कहीं तो मुझे दिली खुशी होगी। जब आप मुझे यासिर सर कहती हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं यहाँ आपको ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ। मेरी बात सुनकर प्रीति खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, यानी आप फुट भी हैं? मैं मुस्कुराते हुए कहा, क्यों तुमको मेरा मतलब आपको ये बात मनमय्यत कौर ने नहीं बताई कि इसे परेशानी में भी मैंने इसे हंसने पर मजबूर कर दिया था? प्रीति बोली, प्लीज मुझे तुम कहकर मुखातिब करें, आपके मुंह से तुम बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने कहा, ओके बट मेरी बात पर भी गौर करें। प्रीति चौंक कर सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए बोली, कौन सी बात सर? मैं माथे पर हाथ मारते हुए उफ कहकर बोला, यही सर वाली। प्रीति छलकती हुई बोली, सॉरी, दरअसल आपको मैं, इसकी बात काटते हुए उंगली हिलाते हुए बोला, नाना पहले अप वाला हिस्सा काट कर उसकी जगह तुम लिख दो। मेरा उंगली से मिटाकर लिखने वाला स्टाइल देखकर प्रीति खिलखिलाकर हंसती हुई उठकर खड़ी हुई। प्रीति बोली, मैं खाना यहाँ ही लेकर आती हूँ। मैंने कंधे उचक्का कर कहा, जैसे जनाब की मर्जी। प्रीति एक बार फिर से शौक भरे अंदाज के साथ फुट कहकर दरवाजे की जानिब चल पड़ी। इस दौरान मैंने खिले ढेले गांव में थरथराते इसको देखा। कुछ देर में प्रीति खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैं बेड से उतरकर इससे ट्रे पकड़ना चाहा तो प्रीति की आंखों में चमक और चेहरे की लाली ने मुझे एहसास दिलाया कि काका को न कोई गड़बड़ है। मैंने प्रीति की नजरों का ताकुब करते हुए जब नीचे नजर डाली तो साहिब पहले ही अंगड़ाई लेकर तैयार हो चुके थे। मैं झिझकते हुए कहा, लाओ मुझे पकड़ा दो। प्रीति मुझे ट्रे पकड़ाने की बजाय खुद खाने की ट्रे बेड पर रखते हुए बोली, नहीं नहीं यासिर, तुम बैठो, मैं कर लेती हूँ। प्रीति को अब से तुम पर आते देखकर अपनायत का एहसास हुआ। कुछ देर में हमने खाना खत्म किया। खाना खत्म करने के बाद प्रीति बर्तन समेट कर बाहर चली गई। इस दौरान मैं उठकर अलमारी खोलकर मजून की डिबिया निकालकर इसमें से थोड़ी सी मजून मुंह में डालकर डिबिया वापस रखकर अलमारी का दरवाजा बंद करके बेड की साइड टेबल पर पड़ी पानी की तरफ लपका। अलमारी से बेड तक आने में मुझे 1-2 सेकंड ही लगे, मगर इस दौरान मेरे मुंह का जायका ऐसा हो गया था जैसे मैंने कोई जहरीली चीज मुंह में डाल ली हो। मैं पहले भी यही मजून खाता रहा था, मगर आज तो इस मजून ने मुझे पहले दिन की याद करवा दी जब कमांडर ने पहली बार यही मजून मुझे खिलाया था। तब तो वैसे ही मेरी हालत खराब हो चुकी थी, मगर आज मुझे इस दिन वाली कड़वाहट का एहसास हो रहा था। इस बात की समझ मुझे नहीं आ रही थी कि ये एकदम से इतनी जहरीली कैसे हो गई। मैंने 3-4 गिलास पानी के भी पिए, मगर कड़वाहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कड़वाहट से मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैं तो इस वक्त को पछता रहा था जब मैंने मजून खाने का इरादा किया था। अच्छा भला मुंह का जायका मजून ने बदल कर रख दिया था। जब मैंने देखा कि कड़वाहट पानी से खत्म होने वाली नहीं तो मैंने मुंह बिसूरते हुए जहर के घूंट नगलता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ लपका ताकि बाहर जाकर प्रीति को चीनी अशुक्र लाने का कहूं। प्रीति मुझे ड्राइंग रूम में तो नजर नहीं आई, अलबत्ता सामने ही कुछ दूर किचन नजर आया। मैं तड़पते तड़पते कदम उठाता हुआ किचन में दाखिल हुआ तो प्रीति किचन में खड़ी चूल्हे पर चाय बना रही थी। मुझे देखकर वो चौंकी भी और साथ थोड़ा घबराई भी गई। चौंकने की वजह मेरी गैर मुतवक्के अचानक आमद थी और घबराने की वजह मेरे चेहरे के बिगड़े तासुरात थे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरी आंखें आग के अंगारे और चेहरा का रंग सुर्ख टमाटर जैसा हो गया है। मैं अंदर दाखिल होते हुए मुश्किल से कहा, प्रीति मुझे खाने के लिए कुछ मीठा मिलेगा? चीनी? शुक्र, कुछ भी। प्रीति घबरा कर इस बात में सर हिलाती हुई करीब पड़ा चीनी का डब्बा और चम्मच मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, यासिर क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम्हारे चेहरे का और नखों का रंग इतना सुर्ख कैसे हो गया? मैं इशारे से इसे समझाते हुए बोला, बताता हूँ, 1 मिनट रुको।
ये कहकर मैंने चीनी का चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया। एक एक करके 6-7 चम्मच चीनी खा ली। तब जाकर मुझे कुछ सुकून हुआ। मैंने फर्ज से पानी निकाल कर 2-3 गिलास फुल ठंडे पानी के पिए। तब जाकर मेरी हालत संभली। प्रीति मेरी हालत को लेकर काफी परेशान नजर आने लगी थी। शायद इसे ये वहम गुजर रहा था कि खाने की वजह से मेरी ये हालत हुई है, मगर मैं इसे क्या बताता कि अपनी ही हालत का खुद जिम्मेदार हूँ। मैं गिले की खराश को मिटाने के लिए गिले पर हाथ फेरते हुए गला खंगार कर बोला, थैंक्स प्रीति। प्रीति मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ था यासिर? क्या खाने की वजह से तो तुम्हारी तबीयत ऐसी तो नहीं हो गई थी? मैंने कहा, नहीं यार, खाना तो बहुत लजीज था। असल में मेरे सर में दर्द था तो मैंने पेन किलर ले ली थी। वो मेरे गिले में अटक गई, जिसकी वजह से मुंह में कड़वाहट और गिले में शदीद खराश पैदा हो गई थी। प्रीति गहरी सांस लेकर बोली, शुक्र है, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं खाना खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मैंने कहा, नहीं, खाना तो इतना लजीज था कि मैंने पेट भर कर खाया है। प्रीति बोली, ओके, तुम कमरे में चलो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। मैं हम कहकर किचन से निकलकर कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में आकर मैं बेड पर बैठकर प्रीति के बारे में सोचने लगा कि क्या मुझे इससे मुलाकात कर लेनी चाहिए या फिर इससे इस काम से बाज रखना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरी तरह तैयार थी। बस मेरी तरफ से हाँ का इसे इंतजार था। इस दौरान प्रीति कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में चाय की ट्रे पकड़ी हुई थी। मेरी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब कैसी तबीयत है? मैं मुस्कुराते हुए कहा, क्यों से? प्रीति पहले तो सुनकर मेरी बात समझने की कोशिश करने लगी। जैसे इसे मेरी बात समझ में आई तो वो अपनी हंसी को रोककर जल्दी से चाय की ट्रे साइड टेबल पर रखकर एकदम से खिलखिलाकर हंसती हुई दोनों हाथ पेट पर रखकर बेड पर गिर गई। प्रीति के बेड पर गिरने से जो सीन देखने को मिला, इस सीन ने मेरे जज्बात को भड़का दिया। मैं इसके जोबन में खोया हुआ था और वो हंसती जा रही थी। हंसते हुए प्रीति मेरी जानिब भी देखे जा रही थी। चंद लम्हों बाद प्रीति मेरी जानिब करवट लेकर साइड के बिल होकर मेरी जानिब उंगली करते हुए बोली, यासिर, तुम वाकई कमाल के आदमी हो। सो क्यूट यार। मुझे प्रीति से मिले 2 घंटे गुजरे थे। इन 2 घंटों में वो ऐसे मेरे साथ फ्रैंक हो गई थी जैसे हमारी बहुत अरसे से जान पहचान हो। प्रीति की बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को हंसी मुस्कुराहट रहना चाहिए। तुम्हें हंसते देखकर मुझे अच्छा लगा कि मेरी वजह से तुम्हें खुशी मिली। प्रीति बोली, आज जितनी मैं खुश हूँ जिंदगी में कभी भी मैं इतनी खुश नहीं हुई। कुछ देर हमारे दरमियान ऐसे ही नॉर्मल बातें होती रहे। बातों के दरमियान हमने चाय भी खत्म कर ली। मैंने टाइम देखा तो रात का 1 बज चुका था, यानी मैं रात 10 बजे चंडीगढ़ अड्डे पर पहुंचा था। बातों के दौरान प्रीति बोली, यासिर, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। मैं चौंक कर उसकी जानिब सवाली नजरों से देखते हुए बोला, क्या पूछा था? प्रीति बोली, यही कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। मैं मुस्कुरा कर बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम बहुत अच्छी हो और बहुत प्यारी भी। सबसे बड़ी बात, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। खूबसूरत शक्ल और सूरत के पीछे भयानक चेहरे छुपे होते हैं। हमारी पोजीशन कुछ ऐसी थी। प्रीति मेरे सामने बेड से नीचे टांगे लटका कर बैठी मेरी जानिब देखते हुए मुझसे महव गुफ्तगू थी, जबकि मैं बेड के साथ टेक लगाकर बैठकर ऊपर टांगे फोल्ड करके बैठा महव गुफ्तगू था। प्रीति मेरी बात सुनकर पूरी मेरी तरफ खसकुत्ती हुई मेरे करीब आकर घुटने पर रखे मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी बात 100% सच है, मगर एक बात मुझे सच बताना, मनमय्यत कौर के मुकाबले कैसे देख रहे हो? प्रीति की बात का मकसद मैं समझ गया था कि वो मनमय्यत कौर के मुकाबले खड़ी होकर ये जानना चाहती है कि हम दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत है और कौन मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। मैं मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ प्रीति के हाथ पर रखकर उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, देखो प्रीति, मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही मुझे झूठ बोलने वाले धोखाबाज पसंद है। मनमय्यत कौर से जिन हालात में मेरी मुलाकात हुई थी वो सब तुम जानती हो, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मनमय्यत कौर के कहने पर हुआ था। ये बात भी तुम्हें मालूम है, वरना मैंने इसके साथ वैसा कुछ नहीं करना था जिस इरादे से इसे कमरे में लाया गया था। इसके साथ जितना टाइम गुजरा वो एक यादगार लम्हे थे जिनको मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुम्हारे साथ मेरा जितना टाइम गुजरा अच्छा गुजरा, और मैं इस वक्त गुजरे हुए वक्त को भी नहीं भूलूंगा। मेरी बात मुकम्मल होते ही प्रीति ने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथों के ऊपर रखकर जज्बाती अंदाज में बोली, यासिर, मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ मेरी बात सुनकर प्लीज मुझे गलत मत समझना। शायद मेरी बात सुनकर तुम मेरे बारे में कोई गलत राय कायम कर लो और ये समझ बैठो कि मैंने तुम्हें किसी गरज से यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में अपने जो भी जज्बात तुम्हारे साथ शेयर किए हैं, इसमें एक भी राय बराबर भी मिलावट नहीं है।
मेरा एक एक लफ्ज गंगा की तरह है, मगर मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने मन मर्जी के साथ तुम्हारे साथ वो हुसैन लम्हात गुजारना चाहती हूँ जो जिंदगी को गुजारने के लिए तुम्हारे तसव्वुर में ना जाने रात मैंने किस अजियत की गुजारी है। आज भगवान ने मेरे दिल की तमन्ना पूरी करने का मुझे मौका दिया है। अगर तुमने मेरी बात ये ख्वाहिश पूरी कर दी तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें भगवान बनाकर तुम्हारी पूजा करूंगी। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं उन हुसैन लम्हात को इस कदर हुसैन बनाऊंगी कि तुम्हें मनमयत कौर के साथ गुजरे हुए लम्हात भूल जाएंगे। आखिर प्रीति के दिल की बात इसकी जबान पर आ ही गई। इसकी बात सुनकर मैं इसकी जानिब देखते हुए सोचने लगा कि अब इसे क्या जवाब दूं। मुझे गहरी सोच में मुब्तला देखकर प्रीति एकदम संजीदा होकर बोली, क्या हुआ यासिर, क्या मैं इस काबिल नहीं हूं जो तुम मेरी बात का जवाब देने की बजाय सोचने पर मजबूर हो गए? अगर तुम दिल से इस बात के लिए आमादा नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं हरगिज भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी मर्जी के बगैर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें इकसा है। अगले ही लम्हे प्रीति की आंखों में से दो मोतियों जैसे आंसू बाहर निकलकर उसके रुखसारों पर रेंगते हुए थोड़ी की तरफ रवा हो गए। साथ ही प्रीति ने अपने आंसुओं को मुझसे छुपाने के लिए चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया। मैं तलब कर आगे से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करके बोला, अरे अरे ये तुम रोने लग गईं? अरे पागल, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर इस सोच में गुम हो गया था कि क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। इतनी हुसैन लड़की मुझे अपना सब कुछ सौंपने की बात कर रही है। प्रीति की इम्तियाज भरी बातें सुनकर मैं कहाँ रुकने वाला था, उसके बाद में था और प्रीति थी। प्रीति को अच्छी तरह सुकून में लगा कर ही दम लिया। फिर प्रीति उठकर बाहर चली गई और मैं बेड पर बैठा इसको सोचता रहा। कुछ देर बाद प्रीति दोबारा कमरे में आई और मेरे पास लेट गई और बातें करने लगी। प्रीति बोली, जब तक तुम मेरे पास हो तो तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे पास होकर भी तुम किसी और की बात करो तो मुझे तकलीफ होती है, और जब तुम बार बार मनमयत कौर का जिक्र करते हो तो मुझे यूं लगता है कि मेरी कुर्बत तुम्हें मनमयत कौर को भुलाने में नाकाम हो गई है। क्या मैं मनमयत कौर से ज्यादा खूबसूरत जवान नहीं हूं? क्या मुझ में किसी चीज की कमी है? प्रीति की बात सुनकर मैं संजीदगी में गहरी सोच में मुब्तला होकर हूं करने लगा। एक कमी है? प्रीति चौंक कर संजीदगी से बोली, क्या? मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए शरारती अंदाज में बोला, तुम बुडिश नहीं कर सकती। ये कहकर मैं खिलखिलाकर हंसते हुए अपने सीने पर बरसते प्रीति के मुक्कों को रोकने लगा। प्रीति लाडले बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए निचला होंठ बाहर निकालकर मेरे साथ लाडियां कर रही थी। शायद तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो कि मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर तुम्हें इतनी इज्जत दी है। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो भगवान की किस्म ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मनमयत कौर दिन रात तुम्हारे मुताल्लिक मेरे साथ बातें करती रहती थी। इसकी बातें ऐसी होती थीं कि तुम्हें देखने, तुमसे मिलने की मेरे दिल में दिन बदन हसरत बढ़ती गई, और एक दिन ये हसरत मेरे दिल और दिमाग पर छा गई। मैं दिल ही दिल में तुम्हें चाहने लगी थी, मगर ये बात मैंने मनमयत कौर से शेयर नहीं की थी। मनमयत कौर ने मुझे ये बताया कि इसने तुम्हें मेरे घर का नंबर और एड्रेस दिया है। तो इस दिन से मेरा दिल कर रहा था कि तुम एक ना एक दिन जरूर मेरे घर आओगे। चाहे तुम्हारा आना मनमयत कौर के लिए ही होगा, मगर इसी बहाने तुमसे मिल लूंगी, तुम्हें देख लूंगी, तुमसे बातें कर लूंगी। जब मनमयत कौर अपनी खाला के घर चली गई तब तो मैं दिन रात भगवान से यही दुआ करने लगी कि काश तुम मनमयत कौर की गैर मौजूदगी में यहाँ आ जाओ और मैं मनमयत कौर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ खिलकर अपना आप शेयर कर सकूं। अगर मनमयत कौर यहाँ होती तो आज तुम मेरी बजाय इसके साथ लेटे होते और मेरी हसरतें अधूरी की अधूरी रह जाती। मैं बोला, तुमने सच्चे दिल से भगवान से मुझे मांगा और देख लो भगवान ने तुम्हारी पर इतना सुन ली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मनमयत कौर से दोबारा मिलने जाऊंगा। बस हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे मनमयत कौर की मदद की जरूरत पड़ गई थी। प्रीति चौंक कर बोली, कैसी मदद? मैंने कहा, मैंने वापस पाकिस्तान जाना था, तभी आर्मी ने हमारे ठिकाने पर छापा मारा। मैं तो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया, मगर मेरे 2 साथी पकड़े गए। मैं जिस हालत में वहां से निकला था मेरा सारा सामान वहीं रह गया है। यहाँ तक कि जब मैंने तुम्हें कॉल की तब मेरे पास कॉल के पैसे भी नहीं थे, वो भी मैंने ये सिख सरदार से उधार करके लिए थे। मेरी बात सुनकर प्रीति ने मेरी गर्दन में बाजू डालकर बोली, तुम जिस जगह आए हो यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सच पूछो तो मेरा दिल करता है तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, मगर मैं तुम्हारी मजबूरी जानती हूं कि तुम ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते। फिर भी जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहो तुम आराम से बगैर किसी टेंशन के रह सकते हो, और इस दौरान तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी। बल्कि तुम कहीं जाना भी चाहो तो गाड़ी
पैसा सब कुछ तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा। ये कहकर प्रीति मुस्कुरा कर हिली और कुछ मैंने मुस्कुरा कर हरकत देते हुए कहा, और बस इसकी आजादी। वो मेरी बात सुनकर प्रीति खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, वेरी फनी बॉय, बट जब तक तुम यहाँ हो ये मेरी कैद में ही रहेगा। ये मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओके डन, मगर इस कैदी को कुछ खुला पिला भी दो कि ऐसे ही बेचारे को भूखा प्यासा कैद रखना है। प्रीति बोली, अपने इस कैदी को इतना कुछ खिलाऊं पिलाऊंगी कि ये उम्र भर मेरी कैद में रहने की ख्वाहिश करेगा। ये मैंने कहा, अच्छा जी। प्रीति मेरी नाक के साथ अपनी पुतली उठी हुई नाक रगड़ते हुए बोली, हाँ जी, आजमाइश शर्त है। मैंने कहा, जी। फिर कैदी आजमाइश के लिए तैयार है। बातों के दौरान हंसी मजाक होने और कुछ वक्फा मिलने की वजह से प्रीति पहले की तरह शौक चंचल हालत में आ गई थी। अभी प्रीति पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई थी कि ड्राइंग रूम में बैल बजने की आवाज आई। प्रीति के साथ में भी चौंक गया। प्रीति गुस्से से बोली, इस वक्त कौन कमबख्त आ गया? वो टाइम देखा तो रात का 1 बजने वाला था। मैंने कहा, तुम्हारा भाई ना उगा हो? प्रीति नफी में सर हिलाते हुए बोली, वो नहीं, इसने अगर आना होता तो आने से कबल मुझे कॉल करके बताता। इसी दौरान दोबारा डोर बेल बजने की आवाज सुनाई दी, जैसे इमरजेंसी हालात बन गए हों। प्रीति घबरा कर बोली, यासिर, इस वक्त ना तो मेरा कोई दोस्त आ सकता है, ना ही कोई और कोई सकता है। अगर कोई और हुआ तो चौकीदार बाहर मौजूद है। फिर डोर बेल बजाया जा रहा है।